हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 से क्विज स्टार्ट किया था एंड हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस भी कर लिया था। अभी हम लोग ये प्रॉबेबली आज लास्ट क्लास होना चाहिए एंड इस क्लास में मोर और लेस हम सारी बातों को कोशिश करेंगे कि यहीं पे समाप्त कर लिया जाए, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला जा रहा है कि अ मैन अरेंज टू पे ऑफ अ डेबिट ऑफ ₹4,860 बाय 10 इंस्टॉलमेंट। कोई बंदा है, उसने क्या बोला कि भाई साहब मैं आपको जो आपका डेबिट है दैट इज कितने का डेबिट है 4,860। मैं ये टोटल अमाउंट आपको कितने दिन में पे कर दूंगा? तो मैं ये आपको टोटल 10 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। चलिए यहाँ तक उसको कोई इश्यू नहीं था, उसने बोला ठीक है भाई पे कर दीजिए। अब आगे क्या बोला गया आपको कि a man arranged to pay off a debit of ₹4,860 by 10 installment which are in AP। और ये जो होगा वो जो 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाना है ये एक एपी में है। बोलने का मतलब क्या, अभी कुछ अमाउंट उसने पे किया होगा, फिर जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट पे करने जा रहा होगा तो वहां पे सर्टेन अमाउंट उसने ऐड किया होगा और जो भी अमाउंट ऐड किया होगा सेम अमाउंट को हर एक बार क्या करते जा रहा होगा, ऐड करते जा रहा होगा। क्लियर है ना? अभी उसने 300 पे किया, अब अगला इंस्टॉलमेंट में जब वो पे करेगा, सपोज करो आप उसने 30 एक्स्ट्रा पे किया तो कितना हो गया 330। थर्ड इंस्टॉलमेंट में फिर क्या होगा, फिर 330 पे 30 एक्स्ट्रा पे करेगा दैट मींस 360। तो क्या बोला जा रहा है कि किसी बंदे ने 4,807 का लोन लिया, उसने क्या बोला कि ये 10 इंस्टॉलमेंट में हम लोग को पे करेंगे और ये जो 10 इंस्टॉलमेंट है वो क्या, दैट इज इन एपी। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ ही इंक्रीजेस हिज इंस्टॉलमेंट बाय ₹24 एनुअली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना है। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो आपको सबसे पहले क्या बताया कि इंस्टॉलमेंट जो है वो एपी में है। अब फिर क्या बता रहा है कि ये जो एपी में है बेसिकली किस टाइप के एपी में है, मतलब यहाँ पे हर एक बार हर एक इंस्टॉलमेंट में वो ₹24 बढ़ा के पे कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या बता दिया, दैट इज 24। क्लियर है ना? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसके पहले इंस्टॉलमेंट का आप मेरे को वैल्यू बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ टोटल अमाउंट कितना पे करना है। आप क्या बोलोगे 4,860 और यही टोटल अमाउंट मतलब सम हो गया और सम का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं n/2। तो n का वैल्यू कितना है, कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2a दैट इज पहले इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया था तो वो तो आपको नहीं बताया गया। तो 2a प्लस n-1 दैट इज 10-1 इनटू d और d का वैल्यू आपको बताया जा रहा है कि ये तो एपी में है और हर एक बार क्या हो रहा है 24 बढ़ा के वो पे कर रहा है, मतलब क्या हो गया 10-1 इनटू 24। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 4,860 इज इक्वल टू 5 इनटू 2a प्लस 9 इनटू 24। अब 5 को इधर लिया, अब क्या हो जाएगा 9 5 सा 45, 7 5 सा 35, 5 2 सा 10 is equal to 2a plus 9 4 सा 36, 9 2 सा 18 plus 3 that is 21। 18 ठीक है। अब इसको हम लोग इधर लाते हैं 2a is equal to 972 minus 216 देखिए कितना हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, फिर 6 में 1 गया 5। क्लियर है? a का वैल्यू कितना आ जाएगा 756 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 37 दूना 74, 8 दूना 16। 378 was the amount that he paid in the first installment। अगर आपसे ये पूछता कि भाई साहब इसने तीसरे इंस्टॉलमेंट
में कितना पे किया होगा आप ये बताओ। तो हम तीसरे टर्म को कैसे लिखेंगे, T3 का वैल्यू हमें निकालना है, तो a प्लस जिस भी टर्म का वैल्यू निकालना है उसमें एक माइनस एक इंटू डी। तो T3 का वैल्यू निकालना है, 3 में एक माइनस करेंगे, 2 इंटू डी क्या हो जाएगा, a का वैल्यू देखो कितना दिया है आपको 378 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है तो 24, 378 प्लस 48 क्लियर है ना। तो ये वैल्यू हो जाता है थर्ड इंस्टॉलमेंट में पैसे का जो उसने पे किया है। क्लियर है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4, a person buys national saving certificate of values exceeding of the last year purchased by 100. After 12 years he finds that the total value of the certificate purchased by him is 7,200. Find the value of certificate purchased by him in the first year and in the 8th year. देखिए यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है। क्या बोला जा रहा है कि किसी बंदे ने एक सर्टिफिकेट को परचेज किया एंड ये जो उसने परचेज किया है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। और कितने बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है, तो प्रीवियस से 100 हर बार बढ़ता जा रहा है। अब उसने क्या देखा कि 12 साल के बाद जब उसने टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया उस सर्टिफिकेट को, तो उसको क्या पाया, उसने क्या पाया कि टोटल वैल्यू इज 7200। टोटल वैल्यू क्या है तो 7200 है। अब आपसे सवाल किया जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इन द फर्स्ट ईयर। आप बताइए कि फर्स्ट ईयर में इनिशियल स्टेज में इस सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या होगा, दैट इज पहला टर्म का आपको वैल्यू पूछा जा रहा है एंड इन द 8th ईयर कितना वैल्यू होगा उस सर्टिफिकेट का आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे डाटा आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको इनडायरेक्टली दो डाटा दिया हुआ है। पहला कि 12 ईयर के बाद उस सर्टिफिकेट का टोटल वैल्यू कितना है, तो आप क्या बोलेंगे दैट इज 7200। और क्या बताया जा रहा है कि हर एक साल, ध्यान दीजिएगा, हर एक साल जो वैल्यू बढ़ रहा है वो कितने से बढ़ रहा है, तो 100 से बढ़ रहा है। तो इनडायरेक्टली वो आपको क्या बता रहा है कि डिफरेंस क्या है। अगर आप देखोगे अगर 80 में होगा तो अगले साल वो 100 से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इनिशियल अगर हम 500 माने तो अगले साल क्या होगा 600 उसका वैल्यू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा 700 वैल्यू हो जाएगा। पर इनिशियल वैल्यू ही हम लोगों को निकालना है। तो अभी हम लोग फार्मूला पे सेटअप करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, सम इज इक्वल टू, सम का वैल्यू कितना है 7200, तो 7200 इज इक्वल टू n by 2। तो n हम लोगों को बताया है कि 12 ईयर के बाद ये कहानी है, तो 12 by 2 into 2a plus 12 minus 1 into d that is 100। आप सॉल्व करेंगे, हम इसे देखिए क्या हो जाएगा 7200 is equal to 6 into 2a plus 11 into 100। 6 को इधर आप डिवाइड में लाओ तो देखो क्या हो जाएगा 1200 is equal to 2a plus 1100। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप इधर करोगे तो 100 is equal to 2a एंड a का वैल्यू यहाँ से आपको 50 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन है, मतलब जब उसने सर्टिफिकेट को परचेज किया होगा तो इनिशियल वैल्यू सर्टिफिकेट का कितना होगा 50, बट अभी देखो 12 साल बाद उसका कितना हो गया 7200। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस सर्टिफिकेट का वैल्यू 8वें साल कितना होगा, तो मतलब T8 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है ना, T8 को आप कैसे लिखोगे, तो a plus n minus 1 into d that is a plus 7d। आप बताओ a का वैल्यू आपको बताया गया दैट इज 50 प्लस 7 into d, d का वैल्यू भी आपको बताया गया है कितना है 100।
तो 750 आपका क्या हो गया, सर्टिफिकेट का वैल्यू इन द 8 ईयर। क्लियर है ना? तो ये आपका वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Gul repays a loan of 3,250 by paying ₹20 in the first month and then increase the payment of ₹15 every month. How long will it take to clear her loan? फिर सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया है, बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, पहले इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे दिया एंड आपसे टोटल टाइम में पूछा जा रहा है जिसमें वो डेबिट को क्लियर करेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मोर और लेस कहीं ना कहीं सेम पैटर्न पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है एंड फिर वो वहां से आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो आप ट्राई करेंगे, ये आपके लिए अरेंजमेंट के रूप में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं। क्या बोला जा रहा है, ए अरेंज टू पे ऑफ a debit of ₹4,800 in 24 monthly installment which form an AP। आपको सिंपली क्या बोला गया है कि कोई बंदा ए है जिसको 4800 का डेबिट पे करना है इन 24 इंस्टॉलमेंट। अभी तक यहाँ पे सारा बात सही है। अब परेशानी क्या हुआ देखिए क्वेश्चन में, आफ्टर 20 इंस्टॉलमेंट, 20 इंस्टॉलमेंट के बाद he A becomes insolvent and his creditors find that ₹1,200 still remain unpaid। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको समझना है। वो क्या बोला कि आफ्टर 20 इंस्टॉलमेंट, जब उसने 20 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, 24 इंस्टॉलमेंट में उसको टोटल पैसा पे करना था, बट 20 इंस्टॉलमेंट जब उसने पे किया तब उसके क्रेडिटर्स जिसने पैसा उसको दिया उसे क्या पता चला कि ये अब कंगाल हो गया, इसके पास एक पैसा भी नहीं है पे करने के लिए, और क्रेडिटर्स का कितना रुपया बचा हुआ है, तो उसका अभी भी 1200 बचा हुआ है। तो अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट, पहले 4 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताओ। तो अभी देखो आपको क्या बोला जा रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट क्या है, एपी में है, और आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, पहला टर्म भी नहीं बताया जा रहा है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पहले बार जो उसने पहले इंस्टॉलमेंट में पे किया होगा दैट विल बी ए, दूसरे इंस्टॉलमेंट में जो उसने पे करेगा दैट विल बी ए प्लस टी। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि अगर प्रीवियस टर्म दिया है और आपको नेक्स्ट वाले टर्म का वैल्यू निकालना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, a प्लस टी, आप ऐसे समझो, या फिर सेकेंड टर्म का आप वैल्यू निकाल रहे हो, फॉर्मूला पुट करो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी, तो यही आएगा a प्लस टी। नेक्स्ट वाले टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस टी, दैट इज a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये पहला 4 इंस्टॉलमेंट का। अभी डाटा आपको कुछ नहीं दिया है, अब आप खुद देखो ना, आपको ए बताया गया है ना आपको डी बताया गया है, आप ही को क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब आप ही के हाथ में सब कुछ है, आप ही ए निकालो, आप ही डी निकालो और आप ही चारों इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालो। अब कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तो कैसे किया जाए मेहनत। तो अब यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि भाई साहब आपको अगर दो चीज का वैल्यू निकालना है, दैट इज ए और डी का वैल्यू निकालना है, आपको कम से कम 2 इक्वेशन बनाना होगा तभी 2 वैल्यू आएगा। अभी कैसे निकाला जाए, आप कैसे 2 इक्वेशन बनाओगे। तो देखो अभी इनिशियल डाटा पढ़ के क्या बोला जा रहा था कि 24 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है, तो 24 इंस्टॉलमेंट में 4800 पे करना है। अभी जब कोई भी इशू नहीं था तो आप सिंपली मतलब 4800 सम पे करना है कितने इंस्टॉलमेंट में, तो 24 इंस्टॉलमेंट में। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 24 माइनस 1 इनटू d। अभी तो कोई भी लफड़ा नहीं था ना, तो हमने क्या किया, सिंपली एक इक्वेशन यहां से हमने तैयार कर लिया। देखिए ये क्या होगा,
तो 4800 इज इक्वल टू 12 इंटू 2a प्लस 23d। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को इधर लाइए, 400 इज इक्वल टू 2a प्लस 23d। यहां से हम लोगों को क्या आया, पहला इक्वेशन आया। अभी हमारे पास दो ही टूल है इक्वेशन लाने के लिए, एक टर्म का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक सम का फॉर्मूला जानते हैं। तो हमने पहला इक्वेशन सम वाले से लाया। अब इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि दूसरा इक्वेशन भी हमारे को सम वाले फॉर्मूला से आ जाए। क्लियर है ना? अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर 20 इंस्टॉलमेंट क्या पाया गया कि उसका 1200 रुपया अभी भी बचा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आप मेरे को ये बताइए कि उसने 20 इंस्टॉलमेंट तक तो पे किया होगा, और 20 इंस्टॉलमेंट तक उसने कितने सम को पे किया है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी 24 इंस्टॉलमेंट में उसको 4800 करना था, बट उसका 1200 बच गया है लास्ट 4 के लिए, तो कहीं ना कहीं वो 3620 इंस्टॉलमेंट में उसने पे कर दिया है। आप ये बात बोलोगे? अब मैं बोलूंगा ठीक बात है भाई साहब, आप इसी को डाटा में पुट करो कि उसने 3600 पे किया है कितने इंस्टॉलमेंट में, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज इन 20 इंस्टॉलमेंट, 20/2 into 2a प्लस 20 - 1 into d, और d का वैल्यू भी नहीं बताया गया, आप पुट करो 3600 इज इक्वल टू 10 into 2a plus 19d। सॉल्व करो इसको, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू 2a plus 19d। ये वैल्यू आपको आ गया। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया, अब इसको आप सॉल्व करो। तो पहला इक्वेशन क्या है हम लोगों को, तो 2a plus 23d is equal to 400। दूसरा इक्वेशन हमारे को क्या है, तो क्या बोलेंगे, that is 2a plus 19d is equal to 360। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, दोनों को इक्वेशन को आप माइनस करो। क्यों? क्योंकि 2a - 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 400 - 360 दैट इज 40 इज इक्वल टू 23 - 19d। क्या वैल्यू होगा, क्या बोलेंगे, 19 4 10, तो 4d, तो 4d इज इक्वल टू 40। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4d इज इक्वल टू 40। सो d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 10। तो आपने एक वैल्यू निकाला एक वेरिएबल का। अब आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, दैट इज a का वैल्यू चाहिए। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू 2a plus 19 into d, दैट, और d का वैल्यू कितना है, 10। तो 2a इज इक्वल टू 360 माइनस 190, क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे कि 160 उधर हो गया, 200 160 उधर हो गया और 10 इधर, तो 170। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 85। अब आपको a का वैल्यू भी पता है और d का भी वैल्यू पता है, तो आप पहले इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया होगा, दैट इज a, मतलब 85 पे किया होगा। दूसरे इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया होगा, a plus d, दैट इज a का वैल्यू 85 प्लस d का वैल्यू 10, 85 plus 10 दैट इज 95। इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, 85 plus 10 into 2 दैट इज 85 plus 20, क्या हो जाएगा, 105। इसी तरीके से आप 10 एक्स्ट्रा ऐड करो, 115। तो ये क्या हो गया, चारों इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो गया जो उसने 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया। क्लियर है ना? आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, राजू एग्रीज टू पे ऑफ अ डेबिट ऑफ ₹3600 in 40 annual installment which form an AP। वो जो कि AP में पे करने को AP में पे करेगा इन 40 इंस्टॉलमेंट, और कितना सम पे करना है 3600। When 30 of the installment are paid, जब 30 इंस्टॉलमेंट पे हो गया, he dies leaving 1/3 of the debit unpaid। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको अमाउंट नहीं बता रहा है कि उसने 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया, आपको निकालना होगा। वो इनडायरेक्ट वे में आपको हिंट दे रहा है। उसने क्या बोला कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद वो मर गया, लेकिन अभी भी क्या है 1/3 उसका बचा हुआ है टोटल का। तो 1/3 बोलने का मतलब कितना उसका बचा हुआ है राशि, तो दैट इज 1/3 into 3600, 1200 उसका अभी भी बचा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी 3600 minus 1200 that is 2400। अगर आप डायरेक्ट में आपसे पूछता कि उसने 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया, तो जब वो मरा तो 1/3 क्या था, वो बचा रह गया उसका राशि, उसको पे करने वाला जितना पैसा था उसका बचा रह गया। तो इनडायरेक्टली उसने 30 में पे कितना किया होगा फ्रैक्शन में, आप क्या बोलोगे कि सर जी 1 minus 1/3 that is 2/3 उसने टोटल अमाउंट का 30 में पे किया होगा। तो आप 30 अमाउंट ऐसे भी निकाल लो कि कितना उसने टोटल पे किया है, that is 2/3 into 3600 1200, ये क्या हो जाएगा 2400, ये उसने पे किया होगा। क्लियर है ना। तो आप दो इक्वेशन सेम प्रोसेस से निकालिए, कंसेप्ट कोई भी आप लगाओ, 30 इंस्टॉलमेंट का सब प्राप्त करने के लिए कोई भी इशू नहीं है। क्लियर है ना। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को रेंज वर्क के रूप में ना। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग अ ट्यूब वेल is 2.50 per foot for the first 100 feet and additional of rupees 0.25 for every subsequent foot। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, the cost of drilling of a tube well is rupees 2.50 per foot for the first 100 feet and additional of 0.25 for every subsequent foot। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप देखते होंगे अगर घर में मोटर लगता है तो जनरली वहां पे क्या होता है, पर फुट के हिसाब से जितना आपको गहरा करवाना है वैसा पैसा आपको देना पड़ता है। तो क्या बोला गया कि पहले फॉर द फर्स्ट 100 फुट, मतलब यहाँ पे आप समझो 100 फुट मतलब यहाँ तक 100 फीट तक, उसने क्या बोला कि मैं किस रेट से चार्ज करूंगा, तो उसने बोला दैट इज मैं आपको 2.50 पर फीट में आपको चार्ज करूंगा पहला। लेकिन ये सिर्फ क्या होगा, पहले 100 फीट के लिए होगा। मतलब अगर आप पहले 100 फीट का करवाएंगे तो 100 फीट तक हम लोग कितना चार्ज देंगे, तो 2.50 पर फीट। अगर मैं आपसे बोलूं कि उसको पर फीट में कितना कॉस्ट आया होगा ड्रिल करवाने का, आप क्या बोलोगे कि सर जी दैट इज 2.50 into 100, क्या हो जाएगा 0 कैंसिल हो गया, 250 उसको टोटल कॉस्ट हो रहा है फॉर द फर्स्ट 100 फीट, उसको टोटल कॉस्ट लग रहा है ड्रिलिंग करवाने का। लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होता है। अब उसने क्या बोला कि अब आपको जितना भी फीट करवाना है एक्स्ट्रा, हर एक फीट में क्या होगा आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा। कितना बढ़ते जाएगा 0.25। क्लियर, आप बात समझो, आपको हर एक फीट का एक्स्ट्रा देना होगा, दैट इज 0.25। मतलब ये 100 फीट था और ये 101 फीट है। क्लियर है ना। यहाँ पे कितना चार्ज है, दैट इज बोलोगे आप यहाँ पे इसको ड्रिल करने का सेम चार्ज लगा होगा 2.50। लेकिन जैसे ही 101 फीट पे आया तो अब क्या
फीट ये वाला स्टिक को ड्रिल करने में उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर जी 2.50 तो देना ही पड़ेगा, बट 0.25 एक्स्ट्रा देना होगा। इसका मतलब टोटल यहाँ पे डील करने के लिए कितना देना होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि ₹2.75। क्लियर है ना? अब फिर नेक्स्ट फीट जब आएगा तो क्या होगा? फिर से 0.5 बढ़ेगा। अब क्या बोला जा रहा है कि फिर से हर एक फीट के लिए 0.25 बढ़ता जाएगा। तो देखिए फिर से यहाँ पे करवाना है, तो अब पिछला में जितना लगा है, पिछले वाले में कितना लगा है 2.75, इसमें 0.25 अब बढ़ेगा आपका। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। मतलब 100 सेकेंड फीट को ड्रिल करवाने के लिए इसको कितना चार्ज देना होगा? 3 रुपया देना होगा टोटल। 103 में फिर 3 प्लस 0.25 दैट इज ₹3.25 देना होगा। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आप ये देखो, आफ्टर 100 फीट पहला टर्म का वैल्यू क्या है? 2.75, और आप क्या देख रहे हैं, जो भी टर्म आएगा अप टू जितना तक उसको ड्रिल करवाना है, कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? दैट विल बी 0.25, क्योंकि सेम अमाउंट से बढ़ा रहा है हर एक फीट में। पिछला जितना था आपसे 0.25 एक्स्ट्रा हर एक फीट का चार्ज लिया जा रहा है। तो इस फीट का फिर से ₹3 फिर ₹3.5। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आफ्टर 100 फीट क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस हो रहा है जो कि एपी में बन रहा है, और ये सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है? तो ₹2.75, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? तो ₹3, फिर ₹3.25, इसी तरीके से चलता जाएगा। क्लियर है ना? अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन का मतलब देखा है कि क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई किया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लास्ट फुट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 220 फीट डीप ट्यूब वेल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप लास्ट फुट का अगर 220 मीटर गहरा यहाँ पे ड्रिल करवाना है तो आप लास्ट फीट का चार्ज बताओ, एंड आप पहले वाले टोटल 220 फीट में कितना कॉस्ट आएगा आप उसका चार्ज बताओ। आप मेरे को बताओ, हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला 100 फीट जो है वो एपी का पार्ट नहीं है, बिकॉज़ वहां पे रेट सेम है, दैट इज 2.50। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे दैट इज 0, तो वो एपी में नहीं है। बट आफ्टर 100 फीट कितना फीट यहाँ पे बच गया होगा जो कि ड्रिल करवाना है मेरे को? तो आप क्या बोलेंगे, सर जी टोटल 120 करवाना है, 220 करवाना है, तो पहला 100 तक तो सारा मसला सही है। बट हम लोगों का जो 120 फीट बच रहा है दैट विल बी इन एपी, और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल 220 फीट का आप चार्ज बताओ, और लास्ट फीट जो होगा तो उसका चार्ज बताओ। आपका जो लास्ट फीट होगा टोटल कितना करवाना है? 120, तो हम लोगों का लास्ट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो दैट इज टी 120 का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही 120 एपी में है। क्लियर है ना? पहले वाले का रोल अभी आपको समाप्त कर देना है यहाँ तक कि 100 तक का क्या क्या कहानी रहा, उस पे आपको ज्यादा दिमाग में इन्वेस्ट करना है। आपको क्या समझना है, क्योंकि ये 100 सीरीज 120 हमारा बचा जो कि एपी में, और हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, लास्ट वाले में कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। तो हम लोगों को किस टर्म का वैल्यू चाहिए? तो टी 120 का वैल्यू चाहिए। निकाल लीजिए आप, a plus 119 दैट इज 120 माइनस 1 into t, ये क्या हो जाएगा? a का वैल्यू कितना है? तो आप a मतलब ये वाला टर्म, क्योंकि हम लोग एपी वाले फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, और एपी वाला सीरीज स्टार्ट कहां से हुआ है? तो एपी वाला सीरीज 2.75 से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2.75 प्लस 119 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 0.25। देखिए ये क्या हो जाएगा? 100 दैट इज 4। तो ये क्या हो जाएगा? 2.75 प्लस 4 से डिवाइड करिए,
4 दूनी 8, 9 छक 36, 29.7, तो क्या हो जाएगा 5 5 9 7 9 6 15 16 9 7 29.7, तो 7 7 14, 7 7 14, 9 2 11, 1 12, 2 1 3, ₹32.45 आ गया आपका लास्ट का वैल्यू। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट टर्म के वैल्यू के बाद आपसे पूछा जा रहा है टोटल जो लगा है फॉर द ड्रिलिंग ऑफ 220 फीट, आप वो चार्ज बताओ। तो आप क्या बोलेंगे कि सर हमें अगर पहले 100 फीट का तो चार्ज पता है, दैट इज 250 उसमें लगा है, और अगर हमें लास्ट 120 फीट का चार्ज टोटल सम पता चल जाए जो कि ईपी में है, तो हम आसानी से ऐड करके बता देंगे। तो आप बता दो क्यों, क्योंकि आपके पास आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपको इस एपी में, क्योंकि ये 120 एपी में है, तो आपको पहले टर्म का भी वैल्यू पता है, लास्ट टर्म का भी वैल्यू पता है, तो आप सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा n/2 दैट इज 120/2 into फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे ₹2.75 प्लस लास्ट टर्म दैट इज 32.45। आप इसको सॉल्व करें, यही क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा फॉर पेइंग या फिर फॉर डिगिंग 220 फीट डीप ट्यूबवेल। क्लियर है ना? तो ये आपका 1C का समाप्त हुआ। इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा आप देख लो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, श्री राम पेड ₹200 फॉर अ मशीन। श्री राम नाम का कोई बंदा है एंड ही पेड ₹200 फॉर अ मशीन। 200 रुपया पे किया मशीन के लिए। एट द एंड ऑफ 7 ईयर इट वाज वैल्यूड एट ₹95, और 7 साल के बाद उस मशीन का वैल्यू क्या हो गया है ₹95। Assuming the yearly depreciation constant amount, find the value of depreciation। तो ऑलमोस्ट कॉमर्स के स्टूडेंट हैं एंड इकोनॉमिक्स में भी आपको नेशनल इनकम में प्रोबेबली बताया जाता होगा डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो जब भी कोई मशीन लिया जाता है दैट, तो वो मशीन खराब होता है वियर एंड टियर, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करना पड़ता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। सिंपल भाषा में जो मशीन का वैल्यू एक सर्टेनली लॉस होते जाता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि इनिशियल जब वो खरीदा तो क्या हुआ कि उसका वैल्यू था 200, आफ्टर 7th ईयर उसका वैल्यू कितना हो गया है 95। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि कितना का हर एक साल में डेप्रिसिएशन के कारण उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने खरीदा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, एकदम छाती ठोक के बोल रहा होगा कि 200 का मैंने खरीदा है। अब पहले साल में उसने कुछ मशीन को यूज किया होगा एंड जिसके कारण से उसका वैल्यू क्या होगा घटा होगा। अब जो वैल्यू घटा होगा दैट विल बी, सपोज करते हैं, मेरे को नहीं पता कि कितना से घटा है, तो हमने माना कि D से घटा है। तो अभी क्या हो गया है कि पहले साल में ये वाला पार्ट आ गया, अब दूसरा साल है फिर उसका वैल्यू D से घटेगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि एपी में ही वो उसका वैल्यू डेप्रिसिएट कर रहा है। तो 200 माइनस D पहले था, फिर D से घट गया। क्लियर है ना? मतलब कितना हो गया 200 माइनस 2D हो गया। नेक्स्ट ईयर आएगा फिर क्या हो जाएगा 200 माइनस 3D हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? अब आप देखो A का वैल्यू क्या हो गया है, तो क्या बोलेंगे 200 माइनस D। D का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे
-2d -200 -d, दैट इज आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 -2d -200 माइनस माइनस प्लस d। देखिए d को रहने दीजिए, 200 -200 कैंसिल हो गया, -2d +2d क्या बच गया -d। अब आपसे क्या बोला जा रहा है एट द एंड ऑफ 7th ईयर, क्लियर है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्योंकि पहले पार्ट में हम लोग जनरल क्या लिखते हैं a + 6d, बट यहाँ पे क्या कहानी है ना पहले में ही क्या है a + d का वैल्यू, क्लियर है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट a - 7d लिखे। क्यों लिखे, आप हर एक टर्म में आप ऐसा देखते होंगे a + d, बट यहाँ पे पहले साल में ही हमने क्या निकाला है कि पहले साल के बाद एपी में आ रहा है, तो पहला टर्म को हमने रिप्रेजेंट किया 200, दैट इज a - 1d a - 2d। तो पहला टर्म सिर्फ a नहीं है, a - d है, क्लियर है ना। जैसे नॉर्मल एपी में दूसरा टर्म को हम लोग a + d ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है पहला टर्म a सिर्फ नहीं है, a - d है, दूसरा टर्म a - 2d, तीसरा टर्म a - 3d, चौथा टर्म a - 4d, पांचवा a - 5d, छठा a - 6d, सातवां टर्म क्या हो जाएगा a - 7d। तो आप लिख दीजिए t7 = a - 7d। t7 का वैल्यू आपको 95 दिया है, a का वैल्यू कितना है 200 माइनस d -7 into d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है दैट इज 7d। तो 95 = 200 माइनस 8d हो जाएगा, 8d को इधर भेज दीजिए, 200 माइनस 95 हो जाएगा, दैट इज 200 में 100, तो 105 प्रोबेबली होना चाहिए, क्लियर है ना। d का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो 105/7। ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक लगता है किया है, तो हम लोग प्रोबेबली हमने कहां पे मिस्टेक किया है, यहीं पे हमने लगता मिस्टेक किया है। हम लोग जनरल पैटर्न में निकालते हैं t7, दैट इज क्या हो जाएगा a + n - 1 into d, a + n - 1 दैट इज 7 - 1 into 6d। a का वैल्यू कितना है तो 200 माइनस d है। देखिए हम लोग जिस कंसेप्ट से निकाल रहे थे वो कंसेप्ट एक्चुअली में गलत था, कहीं पे थोड़ा सा उसमें एरर है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। इसमें क्या करना आप सिंपल सा फॉर्मूला में, क्योंकि एपी में है तो आप उस पैटर्न पे मत ही जाएं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे नॉर्मल में a + d a + 2d ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है ना वो भी नेगेटिव में है, तो उसके कारण से भी यहाँ पे इशू आ रहा है। तो आप वो नॉर्मल वाला अप्रोच मत लगाएं कि सिंपल एपी में पहला टर्म ये होता है, यहाँ पे -d है a - d, क्लियर है ना, तो उसके कारण से भी इफेक्ट आ सकता है। आप नॉर्मल वाला लेके चले तो ये क्या हो गया 200 माइनस d प्लस 6 इंटू d का वैल्यू कितना आया -d आया, तो 6 इंटू -d दैट इज 95 इज इक्वल टू 200 माइनस d माइनस 6d क्या हो जाएगा -7d। अब आप इसको सॉल्व करिए, d का वैल्यू निकालिए, a का वैल्यू निकालिए। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परेशान नहीं होना, हौच-पौच नहीं होना है, आप सिंपल वाला कंसेप्ट से मत ही बनाओ, क्योंकि मैं भी देखा होगा आपने, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे कि सर पहला वाला टर्म a, फिर नॉर्मल एपी में दूसरा टर्म को a + d लिखते हैं, बट यहाँ पे पहला टर्म ही a + d a - d कुछ ऐसा में है, तो यहाँ पे डेप्रिशिएट किया गया है, हर एक साल घट रहा है, क्लियर है ना। तो आपको परेशान नहीं होना, आप इस अप्रोच से बनाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज अभी फिलहाल खत्म होता है। देखिए 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हम लोगों के पास है, देन फिर वैसा नेक्स्ट चैप्टर पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट तो हो गया है, बट
कुछ कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं बेसिकली। चैप्टर 1D में जो आपका क्वेश्चन है वो ज्यादा तो नहीं है, आपका 7 क्वेश्चन है, तो हम लोग कोशिश करते हैं 10 से 15 मिनट में कुछ बातें डिस्कस करने की, एंड देन हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे। क्लियर है ना? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है। अरिथमेटिक मीन कहीं ना कहीं एवरेज होता है, या फिर आप सिंपली समझो कि किसी भी टर्म्स के बीच में कुछ वैल्यूज को अरिथमेटिक मीन यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको कभी दो टर्म के बीच सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन भी निकालने को बोला जा सकता है, एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन भी निकालने को बोला जा सकता है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। कैसे निकालते हैं हम लोग देखिए, डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज 1D पे आते हैं। 1D पे पहला जो क्वेश्चन है उसके ए नंबर को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड कीजिए बिटवीन 3 एंड 9। तो जब भी दो के बीच, किसी भी दो एलिमेंट के बीच आपको एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बोला जाए, आप सिंपली क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। इस एवरेज का जो भी वैल्यू होगा वही अरिथमेटिक मीन का वैल्यू हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 6। बट अब आपको जो समझना है, आपको एक से ज्यादा भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट 8 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 11। 2 और 11 के बीच, ध्यान से सुनिएगा, आपको दो एलिमेंट बोल दिया गया, दैट इज 2 एंड 11। अब बोला जा रहा है कि आपको इसके बीच कितने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। देखिए आपको इसके बीच 8 अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, कुछ ऐसा होगा। क्लियर है ना? अब चीजों को समझिए। अगर सिर्फ हमें एक अरिथमेटिक मीन बोलता, हम क्या करते, 2 + 11 डिवाइडेड बाय 2 कर देते और जो भी आता वो अरिथमेटिक मीन वैल्यू हो जाता। बट यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली वो क्या बोला जा रहा है, 8 अरिथमेटिक मीन निकालो। तो हमने क्या किया, हमने अरिथमेटिक मीन मतलब बीच का एलिमेंट निकालना है जो उसके बीच में आ सकते हैं। अब आप क्या करो, आप देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एपी में, दैट इज द वैल्यू ऑफ एनी टर्म। क्लियर है ना? तो हमने क्या पढ़ा है, a + n - 1 * d। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको क्या क्या डाटा दिया गया है। क्या ये आपको बताया गया है अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ऑब्वियसली ये सीरीज क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए पहला टर्म क्या हो जाएगा, a दिया गया है, दैट इज 2 n - 1। अब टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 - 1 * d। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 11 - 2 दैट इज 9 इज इक्वल टू 9 10 - 1 8 दैट इज 9d। d का वैल्यू हम लोगों को क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको d पता है, तो आप मेरे को बताओ क्या आप a1 नहीं निकाल सकते हो? आप क्या बोलेंगे कि यस सर, अगर इसका प्रीवियस टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 1 है तो क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, प्रीवियस टर्म अभी क्या आया हम लोगों को 3, तो दैट इज 3 + 1 दैट इज 4 हो जाएगा। a3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 4 + 1 दैट इज 5। क्लियर है ना? इसी तरीके से आप a7 a8 का वैल्यू निकाल दें। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो यही आपको सारे का वैल्यू निकाल लेना है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है, आप उसको एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही आप ट्राई करेंगे, वहां पे भी आपको 8
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि बिटवीन 1 and 31 an arithmetic mean inserted such that the ratio of 7th and n minus 1 mean is 5:9। बोलता है कोई भी दो नंबर है दैट इज 1 और लास्ट नंबर क्या है 31, इसके बीच में n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया या इनडायरेक्टली n टर्म्स हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको एक और चीज बताया गया है कि द रेशियो ऑफ 7 एंड n-1 मीन इज 5/9। तो आप हम लोग क्या इश्यू करते हैं दैट इज a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, इसी तरीके से क्या होगा an होगा। अभी देखिए ये क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टर्म यहाँ पे कितने हैं तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया, मतलब n टर्म तो होंगे ही होंगे प्लस पहला टर्म और आखिरी टर्म, मतलब जो आपको आखिरी वैल्यू दिया गया है, क्या वैल्यू दिया गया है 31, वो किस टर्म का वैल्यू है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी tn+2 टर्म का वैल्यू है 32। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करें tn+2, कैसे लिखेंगे हम लोग उसको a plus n-1 into d is equal to 31। a plus n का वैल्यू कितना है आप क्या बोलेंगे n+2 -1 into d is equal to 31। क्लियर है ना। अब बताइए a आपका क्या है 1 plus n+2 -1 that is n+1 into d is equal to 31। आप यहां से क्या बोलोगे कि सर जी n+1 into d का वैल्यू कितना आ गया है 31 - 1 that is 30। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब d का वैल्यू आप बताओ तो आप क्या बोलोगे 30 डिवाइडेड बाय n+1 होगा। क्लियर है ना, ये होगा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 7th अरिथमेटिक मीन दैट इज t7 और n+1 अरिथमेटिक n-1 अरिथमेटिक मीन का रेशियो कितना है t7, इसको आप मत लिखो, अरिथमेटिक मीन दैट इज a7 एंड a-1 अरिथमेटिक मीन का आपको रेशियो बताया गया है कि ये कितना है दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 5:9। क्लियर है ना। अब आपको क्या बोला गया, आप यहाँ पे चीजों को समझो। यहाँ पे a1 का अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं a और d के टर्म में आप क्या बोलोगे कि सर ये a है और a में हम लोग d को ऐड करते हैं दैट इज a+d। किसका वैल्यू है a1 का। a2 का अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर जी प्रीवियस टर्म क्या हो गया a+d और उसमें d ऐड करेंगे, इसका मतलब इसका वैल्यू हम लोग a+2d लिख सकते हैं। तो a2 मतलब अरिथमेटिक मीन सेकंड अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या आ गया है a+2d। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं a7 का वैल्यू आप बताओ तो आप क्या बोलोगे कि क्या होगा, तो आप बोलोगे a+7d। और मैं अगर आपसे पूछूं कि n-1 अरिथमेटिक मीन का वैल्यू बताओ तो आप क्या बोलेंगे कि क्या होगा, तो a+n-1 into d। क्लियर है ना। और यही रेशियो का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 9। अब आप यहाँ पे देखो a का वैल्यू आपको पता है 1 plus 7d डिवाइडेड बाय 1 plus n-1 into d is equal to 5/9। इसको आप सॉल्व करें 9 plus 63d is equal to 5 into 1 5 plus 5d minus 5d। तो आप यहां से सॉल्व करिएगा, दो इक्वेशन आपको मिल जाएगा, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन वो। आप चाहो तो n+1 वहां से वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो, तो आप यहां से
है कि आपको वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपको किसका वैल्यू निकालना है, तो आपको n का वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितने टोटल टर्म है उसका वैल्यू बताना है। तो एक बार बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बेसिकली 2 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, 6 नंबर 7 नंबर, वो भी कुछ है नहीं, बट अभी टाइम नहीं है हम लोगों के पास, तो आज यहीं का क्लास खत्म करते हैं। आप देखोगे, खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा क्वेश्चन नंबर 7 6 एंड 7, बट वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सही है थोड़ा सा, ठीक है, बट आप खुद से ट्राई करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आज हमारा ये खत्म हुआ। आप प्रीवियस ईयर सेट निकालिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टाइम बनता है वो है आपका जब भी आपको T7 T8 कुछ ऐसा दो वैल्यू बता दिया गया, आपको पूछा गया AP बताइए, कोई भी टर्म का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आप ज्यादा प्रूफ करने वाला ये सारा क्वेश्चन जो बेकार है उसको मत देखो, ये मेरा सजेशन है, बट आपको जो सही लगता है आप वो करें। आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। आज का क्लास थोड़ा हैवी हुआ तो उसको आप अलग अलग टाइम दे के देखिए, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान रखिए अपना।